हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो स्टैटिक्स बुक का चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट किया हुआ आपने उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले जर्नली आप फ्रिक्शन के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, तो आई बटन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके अलावा भाई आज इस वीडियो के अंदर अपन जस्ट एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। अब फर्स्ट की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ भाई। स्टेटमेंट बड़ी है, लिखी नहीं जाएगी, तो इसलिए मैंने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। ए बॉडी ऑफ वेट 50 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इट इज एक्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 20 kg मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन दैट कॉल्ड इनटू एक्शन, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी बी 2/3, फाइंड द लिस्ट फोर्स एक्शन इन द सेम डायरेक्शन विच विल ड्रैग द बॉडी अलोंग द टेबल। अब इसके अंदर 2 केस दे रखे हैं भाई, ठीक है। अब 2 केस क्या है आप लोग समझोगे तभी पता लगेगा। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, मैं साथ के साथ डायग्राम बनाऊंगा और सारी चीजें क्लियरली मेंशन करूंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो 2 पार्ट में नजर आ रही होगी। ए बॉडी ऑफ वेट 50 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी कि ये अपने पास क्या है, एक बॉडी है भाई। इसका जो वेट है वो कितना है 50 kg। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो W इज इक्वल टू 50 kg। मैं साथ के साथ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 20 kg मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एक फोर्स है कितनी 20 kg की। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रही है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना आ गया अपने पास 30 डिग्री, राइट। अब आगे क्या बोल रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इनटू एक्शन। तो पहली बात तो यही बोल रखी है भाई कि जो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो निकाल दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा भाई, कंपोनेंट करेंगे, जिस साइड थीटा होता है उस साइड कोस वाला कंपोनेंट आता है, तो इस साइड आ जाएगा 20 कोस 30। इस साइड मेरे पास एक तो रिएक्शन लगेगी, ठीक है, और एक इस साइड कंपोनेंट आ जाएगा साइन वाला, तो क्या आ गया 20 साइन 30, राइट। ये जो रेड पेन से मैंने बनाया इसको मैं ब्लैक से ही बना देता हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मेरे पास आर है, नॉर्मल रिएक्शन। ये इस साइड कंपोनेंट आ गया कोस का, साइन का इस साइड आ गया। अब बैलेंस करो भाई, आपको पता होगा जो मेरे पास साइन 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, और जो मेरे पास कोस 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। फोर्सेज को बैलेंस करो, इस साइड कौन सी फोर्स है, तो इस साइड है भाई जो मेरे पास फोर्स है वो किसके इक्वल है 20 कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या है आप लोग कहोगे √3/2, ठीक है। ये 20 है भाई, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पर 10 बच गया, ये आ गया 10√3। तो अपने को फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना था, वो कितना आ गया 10√3। अब ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है कोई, इससे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन आ गया, कहेगा जो अपने पास नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू और बता दो। तो उसकी वैल्यू के लिए फोर्सेस को बैलेंस करो भाई, कैसे करोगे, R प्लस 20 साइन 30 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू पुट करो, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 पुट कर दिया, पुट किया तो ये मेरे पास 10 हो गया। 10 को मैं उस साइड लेके गया, 50 माइनस 10, तो मेरे पास क्या आ गया 40। तो मेरे पास जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जनरली अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड करना था भाई फोर्स का, और ये अपने पास क्या गया रिएक्शन। तो ये अपना केस 1 हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा था, ये रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस करनी है, वो अपने करके इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, 1 मिनट रुको। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, उसके अंदर क्या दे रखा है एक बारी पढ़ के देखो। अब ये है कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स
जिसने बेसिक किया है ना, मैंने 2 पार्ट में बेसिक करवाया है, जिसने वो बेसिक कर लिया ना, एग्जाम्पल उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट कंडीशन इज दैट आपको बेसिक बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो ये एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। इसकी यूनिट भी लिख लेना, फोर्स केजी में है, ठीक है। फोर्स की यूनिट केजी है तो ये केजी में आएगी। अब देखो, अब सेकंड केस की बात करते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी। और फ्रिक्शन कब आता है? जब ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता है। मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं भाई। अब देखो, ये मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है। अब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जनरली क्या होता है? म्यू। म्यू की वैल्यू क्या दे दी भाई? 2/3, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया, जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी दे दी? 2/3। अब बोल रहा है फाइंड द लीस्ट फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन विच विल ड्रैग द बॉडी अलोंग द टेबल। अब इसने बोल दिया जो फोर्स है ना वो सेम डायरेक्शन में लग रही है। मैं मान लेता हूं कि जो बॉडी है उसका वेट कितना है? 50 kg। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर लग रही है। अब इसने बोल दिया जो फोर्स लग रही है ना वो सेम ही डायरेक्शन में लग रही है भाई। सेम डायरेक्शन में मैंने मान लिया पी फोर्स लग रही है। एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो लिस्ट फोर्स बता दो, क्या बता दो? ये लिस्ट फोर्स बता दो जो इस ब्लॉक को जस्ट चला दे। जो फ्रिक्शन है पीछे जो लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना लग रहा है? मैं मान लेता हूं म्यू आर, ठीक है। फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू आर। अब ये फोर्स क्या कर रही है? जो ये फोर्स है इस ब्लॉक को आगे चला रही है। आगे चलाने के लिए जो अपने को मिनिमम फोर्स चाहिए ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्या करो? फोर्सेस के कंपोनेंट करो। इसके इस साइड कंपोनेंट करोगे P cos 30, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा? P sin 30, राइट। अब क्या करना है? फोर्सेस को बैलेंस करना है। करो बैलेंस। मैं ये वाला रफ कर दूं या वहां कर देते हैं? मैं ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसका केस सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास जो यहाँ से F की वैल्यू आई वो आई 10√3 kg और R आ गया मेरे पास 40, ठीक है। अब यहाँ पर जो केस नंबर सेकंड है वो क्या है? देखो, अब केस नंबर सेकंड क्या है? फोर्सेस को बैलेंस करो। फोर्सेस को बैलेंस जल्दी से करो, आप लोगों के पास 2 मिनट है, मतलब 2 मिनट तो ज्यादा बोल दिए, 30 सेकंड है। जल्दी से फोर्सेस को बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को। जो इक्वेशन आएगी वो मेरे साथ फिर मैच करना। जल्दी करो, 30 सेकंड आप लोगों के पास। जल्दी करो भाई। जैसे पहले करते थे, एक इक्वेशन निकालते थे, फिर दूसरी उससे आर की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते थे, सेम टू सेम प्रोसेस है। हो गया होगा जिसका हो गया, ठीक है। नहीं हुआ बोर्ड पे देखो, इस साइड कौन सी फोर्स लग रही है? P cos 30। ये किसके इक्वल होगी भाई? इसके अपोजिट में कौन सी फोर्स लग रही है? म्यू आर, ठीक है। वही चंपा चमेली आप लोगों को पता होगा, ठीक है। म्यू आर, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन देखो, इस साइड कौन सी फोर्स लग रही है? R प्लस P sin 30, राइट। नीचे की तरफ कौन सी लग रही है? वेट है 50। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, वो आ गई 50 माइनस P sin 30, राइट। अब क्या करो? पुटिंग द वैल्यू ऑफ R, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे P cos 30 इज इक्वल टू म्यू। R की वैल्यू क्या है? 50 माइनस P sin 30। अब एक काम करो, cos 30 की वैल्यू पुट करो, sin 30 की वैल्यू पुट करो। ये जो म्यू की वैल्यू है वो भी पुट करेंगे बाद में। देखो ये कितना आ गया? √3/2, क्योंकि cos 30 कितना होता है? √3/2। म्यू ऐसा का ऐसा 50 माइनस sin 30 1/2, तो ये 1/2 हो गया, ठीक। एलसीएम लेके सोल्व करें। इस साइड में एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेंगे। 2 मेरे पास एलसीएम आ गया, ये हो गया 100 माइनस P अपॉन 2। ये जो 2 है ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब देखो इस साइड क्या बच गया? P√3 इज इक्वल टू म्यू। मल्टीप्लाई कर दो भाई म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100 म्यू माइनस P के साथ क्या आ गया? म्यू आ गया, राइट। अब जो ये P वाली टर्म है इसको इस साइड कर दो, ठीक है। यह एक काम करो, म्यू की वैल्यू रख दो भाई। म्यू की वैल्यू क्या है? 2/3। मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, म्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई इसके अंदर, ठीक है।
P √3 इज इक्वल टू 100। म्यू की वैल्यू कितनी है 2/3। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये है, माइनस म्यू की वैल्यू 2/3 P, राइट। अब देखो P √3, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, ऊपर बच गया 200 माइनस 2P। 3 को मैं उस साइड लेके जाता हूँ, ठीक है, 3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा P 3√3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2P, राइट। P वाली टर्म को इस साइड ले आओ क्योंकि P की वैल्यू चाहिए, तो P 3√3 प्लस का 2P इज इक्वल टू 200। अब P कॉमन निकालो, P कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 200। अब यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, P को इस साइड छोड़ दिया, 3√3 को वहाँ ले गया, 200 अपॉन 3√3 प्लस 2। तो ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ गई भाई, जो ये बोल रहा था ना इस फोर्स की वैल्यू निकाल दो जो इसको चलाने के लिए चाहिए, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया है, देखो सोल्व करना था, ये वाले कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, कैसे किए वो मैंने भाई बेसिक में बताया था, फिर से सुन लो एक बारी। इसको चंपा चमेली है, राम और श्याम है, ठीक है, राम श्याम, ये मेरे पास क्या होगी चमेली, कहीं नहीं जा रही, मतलब दोनों फोर्स बराबर लगा रहे हैं, इक्वल रख दी। इक्वल रखने के बाद देखो इनको भी इक्वल कर दिया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, फर्स्ट में पुट कर दी पुट करने के बाद cos 30 और जो मेरे पास sin 30 था उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर क्या किया, जो मेरे पास म्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 है, म्यू की वैल्यू रख दी 2/3। जैसे ही मैंने 2/3 वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, सोल्व किया, ये हो गया। अब ये P की टर्म है, ये P की टर्म है, P की टर्म को मैं उस साइड ले गया, यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू आ गई। P की वैल्यू क्या है, ये P क्या था मेरे पास, फोर्स था, जो मिनिमम फोर्स चाहिए इस बॉडी को चलाने के लिए। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था, राइट। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। स्क्रीनशॉट लेना ले लो भाई, लाइन लिखनी होती है भाई सारी। यहाँ पर देखो ये कौन से कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बैलेंसिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बैलेंसिंग द वर्टिकल कंपोनेंट। उसके पहले लिखना होता है आर बी द रिएक्शन फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी इज 50 kg, रिजोल्विंग कंपोनेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती है, कहीं ऐसे का ऐसे करके चले आओ। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है भाई, आप लोग स्टेटमेंट बुक से पढ़ सकते हो। सेकंड एग्जांपल की स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी भाई आप लोगों को, मैं रीड आउट कर देता हूँ। Two equal weights are attached to the end of a string which is laid over the top of two equally rough planes having the same altitude and placed back to back. The angle between the inclination of the planes to the horizon being 30 and 60 respectively, so that the weight will be on the point of motion if the coefficient of friction is this. तो बोल क्या रखा है भाई, इसने बोल रखा है टू इक्वल वेट्स आर अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। तो दो इक्वल वेट है भाई, वो स्ट्रिंग के एंड पे क्या कर दिए, अटैच कर दिए। इज लेड ओवर द टॉप ऑफ टू इक्वली रफ प्लेन्स हैविंग द सेम एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो जर्नली क्या बोल रहा है, देखो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस पुली लगा रखी है, जिससे देखो जो गांव में कुएं वगैरह होते हैं उनमें देखा होगा आप बाल्टी को ऐसे खींचते हैं ना, वो पुली होती है, उसी वही यहाँ पर लगा रखी, इसको फ्रिक्शनलेस बोला हुआ है, ठीक है। ये कैसी पुली है, फ्रिक्शनलेस। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बट ये फ्रिक्शनलेस है, आप मान के चलते हैं, राइट। अब क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ दो वेट अटैच कर दिए, एक वेट ये अटैच कर दिया भाई, ये एक वेट अटैच कर दिया और सेम रस्सी के साथ दूसरा वेट अटैच कर दिया,
ये क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है भाई दो इक्वल वेट, इसका वेट मैं मान लेता हूँ ये m मास है, ये भी कितना है मास m है, दोनों का वेट क्या है इक्वल है। अब आगे क्या बोल रखा है, एंड प्लेस बैक टू बैक द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द होरिजन बीइंग 30 एंड 60। तो ये जो एंगल है ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल से, ये 30 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री, राइट। अब बोल रहा है so that the weight will be on a point of motion if the coefficient of friction, जो अपने पास म्यू होता है भाई, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी दे दी 2 माइनस रूट 3। अब क्या बोल रहा है, ये जो ब्लॉक है ना जस्ट चलने ही वाले हैं, ब्लॉक क्या है जस्ट चलने ही वाले हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेजिन कर लेते हैं भाई। देखो ये जो ब्लॉक है मेरे पास ये ऐसे चलने वाले हैं, इमेजिन करना भाई। देखो मैं यहाँ पर करके तो बता नहीं सकता, ये 3D व्यू होता है, इसको आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अब देखो यार एग्जाम्पल से समझो, ये इसके साथ ना इंसाफी हो जाएगी। हाँ ये कुछ इस तरह से है भाई, ठीक है। अब क्या किया, इस तरह से है, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ रखा है, एक ब्लॉक यहाँ रखा है, दोनों को एक रस्सी से अटैच कर दिया, एक फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, कैसे इमेजिन करना। देखो यहाँ पर ब्लॉक है, इस ब्लॉक के एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये पूरा सिस्टम यहाँ इस नीचे की तरफ आने लग जाएगा, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो यही यहाँ चलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब क्या बोल रहा है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इतना है, ये जस्ट चलने ही वाला है, क्या करने वाला है, जस्ट चलने ही वाला है, यानी कि चला नहीं है, रेस्ट पे है। तो वही बात है भाई, वही अपने को क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ये होगा, प्रूफ करना है। देखो भाई समझो, ये ब्लॉक ऐसे चल रहे हैं, मतलब चलने ही वाले हैं, जब ये ब्लॉक चलने वाले हैं तो उस टाइम पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो ये होगा, अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बात आती है, जो फोर्सेस हैं वो लगाओ भाई। फोर्सेस कैसे लगती है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ठीक है। एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये नॉर्मल होगी, राइट। वेट कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये इससे 90 डिग्री बनाते हुए वेट लगता है, ऐसे याद कर लो, बेस्ट है। जो वेट है वो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री बनाते हुए लगता है वर्टिकली, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेट हो गया, राइट। अब ये ब्लॉक कहाँ चल रहे हैं, ऐसे चलेंगे ना, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ पर, ये मैंने फ्रिक्शन लगा दिया, कोई दिक्कत। अब देखो ये मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास क्या है, थीटा है, तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, ये भी थीटा आएगा। अब कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट करेंगे तो W का एक कंपोनेंट यहाँ आ गया, W कोस थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा क्या, W साइन थीटा। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, कैसे, कमेंट के थ्रू, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल रिएक्शन लगाई, वेट डाउनवर्ड, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल कितना होगा 60 होगा, ठीक है। मेंशन ही कर दो यार इसको, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, तो यहाँ पर कोस 60, थीटा की बजाय डायरेक्टली लिख दो कोस 60, और ये भी कितना होगा 60 होगा, ठीक है, राइट। अब देखो एक चीज बताना, कोई भी रस्सी है, जब उस रस्सी को आप लोग खींचते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो उसके अंदर क्या आ जाती है भाई, टेंशन आती है। स्ट्रिंग बोल दो या रस्सी बोल दो, ये जैसे एक लीड है, अगर मैं इसको इस तरह से खींचूंगा ना, ये एंड है, ये एंड है, मैं इसको इस तरह से, इस एंड से इस तरफ खींच रहा हूँ, इस तरफ, तो जब इसको खींचूंगा ना, इसके अंदर खिंचावट आएगी, और उस खिंचावट को आप क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे होगे तो आप लोगों को पता है। तो रस्सी के अंदर क्या आएगी भाई, टेंशन आएगी, ये मेरे पास टेंशन आ गई, ठीक है। अब सेम टू सेम सारी फोर्सेस दूसरी बॉडी पे लगानी है, ठीक है। अब दूसरी बॉडी पे फोर्सेस लगाएंगे, देखो इसके अंदर टेंशन आएगी, उसके बाद देखो नॉर्मल रिएक्शन मैं मान लेता हूं, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो लग रही आर डैश। नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के परपेंडिकुलर लगती है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। अब इसका जो वेट है वो कहाँ लाई करेगा, वो कुछ इस तरह से लाई करेगा। फिर से कंपोनेंट करने पड़ेंगे वेट के, करो कंपोनेंट, ये 30, ये भी कितना होगा 30, इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, W cos 30, और मेरे पास इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, W
साइन 30। ठीक है, अब ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैंने फ्रिक्शन लगा दिया, ये क्या लगा दिया, फ्रिक्शन लगा दिया, V1। ठीक है, अब आप सिस्टम को आइसोलेटेड मान लेते हैं। अब आइसोलेटेड क्या होता है, कोई लेना देना नहीं है भाई आप लोगों का। जस्ट ऐसे मान लो, एक ब्लॉक को सोल्व करो, पहले इस एक ब्लॉक को सोल्व करो। ये भूल जाओ कि दो ब्लॉक हैं, एक एक ब्लॉक को सोल्व करो। तो पहले मैं इस ब्लॉक को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम यहाँ बना देते हैं आप। अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा ना, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। ये नॉर्मल, ये वेट, ठीक है, ये एंगल 60, ये मेरे पास हो गया W cos 60, ये मेरे पास हो गया W sin 60, ये मेरे पास फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, टेंशन है। अब एक चीज बताओ भाई, आप लोगों ने ये कहाँ देखा है, मैंने डेरिवेशन कराया था उस टाइम पे देखा था ना। ये रेस्ट पे है तो फोर्सेस को बैलेंस करो, तो यहाँ से बैलेंस करोगे, वर्टिकल बैलेंस करते हैं तो मेरे पास आएगा T प्लस, लिख देना भाई ऊपर, ब्लॉक ए। ठीक है, ब्लॉक ए को सोल्व कर रहे हैं। इसके नीचे आप लोग याद रख सको, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक है, अब ब्लॉक ए क्या बोलता है भाई, ब्लॉक ए के फोर्सेस को बैलेंस करो। उस साइड क्या लग रही है, टेंशन और म्यू आर, टी प्लस म्यू आर किसके बराबर होगा भाई, ये डब्लू साइन 60 के बराबर होगा, राइट। उसके बाद वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो, तो आर इज इक्वल टू डब्लू कोस 60। ठीक है, अब जो वैल्यूज यूज होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को पता होगा। मेरे पास जो साइन 60 होता है वो होता है √3/2, और जो मेरे पास कोस 60 होता है वो होता है 1/2, राइट। ये क्या होता है, साइन 60 और कोस 30। वैल्यू पुट करो भाई, यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ, कर दूंगा, यही पुट कर ही देते हैं। साइन 60 क्या होता है मेरे पास, √3/2। आपको अलग से पुट करनी है, ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसलिए यही पुट कर रहा हूँ। उसके बाद cos 60 क्या होता है, 1/2, तो इसकी जगह रख दिया 1/2। ठीक है, 1/2 रख दिया। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। वही r की वैल्यू ऊपर रख दो भाई, r की वैल्यू ऊपर रखेंगे, t प्लस म्यू W/2 इज इक्वल टू W √3/2। इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, तो t इज इक्वल टू W √3/2 माइनस म्यू W/2। दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, W कॉमन निकालेंगे, √3/2 माइनस म्यू/2। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, टेंशन की आ गई, इसको नाम दे दो थर्ड। तो ब्लॉक ए के ऊपर इतनी टेंशन लगेगी, ये मैंने निकाल दिया। अब सेकंड ब्लॉक के अंदर और फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो कॉमन चीज है वो क्या है, टेंशन। तो दोनों के अंदर टेंशन लगेगी, उसको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस डायग्राम को मैं रब करने वाला हूँ। जस्ट मैंने क्या किया, फोर्सेस को बैलेंस किया है। बैलेंस करने के बाद साइन 60 और कोस 60 की वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद टेंशन की वैल्यू ये आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर रहा हूँ इसको। अब देखो, अपना जो सेकंड वाला डायग्राम है ना, मैं उसको बना रहा हूँ, नीचे बना देता हूँ। ठीक है, ये सेकंड वाला डायग्राम कैसे बनेगा अपना, ये कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर R डैश लग रहा है, इस साइड लग रहा है मेरे पास वेट। कंपोनेंट करेंगे, ये एंगल कितना है मेरे पास, ये एंगल है 30। इस साइड क्या आ जाएगा, W cos 30, और इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, W sin 30। ठीक है, इस साइड लग रही है म्यू आर यानी कि फ्रिक्शन, और एक यहाँ पर है टेंशन। फिर से फोर्सेस को बैलेंस करो भाई। बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस करते हैं, तो ये होगा मेरे पास यहां पर लिख रहा हूं भाई। ठीक है, T इज इक्वल टू W साइन 30 माइनस म्यू आर डैश, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि ये W साइन 30 और म्यू आर एक ही डायरेक्शन में है ना। म्यू आर डैश लिखा तो म्यू आर डैश लिख देना, राइट। अब देखो, ऊपर से R डैश की वैल्यू निकालते हैं, वर्टिकल वाले कंपोनेंट सोल्व करेंगे तो ये आएगा W cos 30। अब आप लोगों को पता होगा कि जो साइन 30 होता है मेरे पास वो होता है 1/2, और जो मेरे पास
cos 30 होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पर sin 30 और cos 30 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। मैं यही रख रहा हूँ भाई क्योंकि जगह कम है। और cos 30 होता है मेरे पास √3/2। अब नेक्स्ट काम क्या है, r डैश की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। तो t = W/2 प्लस म्यू W √3/2। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, W कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बच गया 1/2 और प्लस म्यू √3/2। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या आ गई फोर्थ। तो देखो थर्ड में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टेंशन, फोर्थ में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है टेंशन। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो थर्ड और फोर्थ की क्या होगी, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब ये करना पड़ेगा रफ। तो आप लोग क्या करो, इसको लिख लो भाई। ठीक है, मैं ये इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। W √3/2 माइनस μ/2 = W 1/2 प्लस √3 μ/2। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, क्यों किया, थर्ड और फोर्थ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में टेंशन है वो इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो अब इस इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले W को इस साइड लेके आएंगे तो W से W क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, √3 माइनस μ/2 और 1 प्लस √3 μ/2। 2 को इस साइड लेके जाएंगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। इस साइड क्या बच गया, √3 माइनस u। इस साइड क्या बच गया, 1 प्लस √3 म्यू। म्यू वाली टर्म को इस साइड ले लो और 1 को इस साइड ले आओ। 1 को जब मैं इस साइड लेके आऊंगा माइनस का हो जाएगा, ये √3 म्यू। इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का म्यू। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, √3 प्लस 1। यहाँ पर क्या बच गया, √3 माइनस 1। म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालेंगे। म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 = म्यू। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि म्यू की वैल्यू प्रूफ क्या करनी थी, 2 माइनस √3, ये प्रूफ करनी थी। अब ये वही है, जस्ट इसके अंदर आप लोगों को रैशनलाइजेशन करना होगा। क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता है, मैं करके बता देता हूँ। जो नीचे वाली टर्म है, म्यू की वैल्यू क्या आई भाई, म्यू की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। जो नीचे वाली टर्म होती है ना, इसका साइन अपोजिट करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। एक सेकेंड रुको, ये नीचे बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर क्या हो गया, दो टर्म है इनका, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। तो लिख दें स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बच गया, a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर किया 3 माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको सोल्व करेंगे, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे मेरे पास क्या बच गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो ये आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन कर दो भाई, इसको ओपन कर दो। a का स्क्वायर किया, इस साइड मेरे पास म्यू चल रहा है ना, तो म्यू = इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 से इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4/2 माइनस 2/√3/2। तो इसको कट करेंगे 2 माइनस √3।
तो यही तो अपने को प्रूफ करना था कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी 2 - √3, जो अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक अगर कहें वो प्रूफ करो तो आपको रैशनलाइजेशन करके कंप्लीट दिखाना पड़ेगा, वरना ये फ्रिक्शन की वैल्यू ये भी होती है। एक्चुअली होता क्या है, जब नीचे रूट वाली टर्म आ जाती है ना, तो इसको अपन नीचे रूट में नहीं रखते, रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, हमेशा यही कंसेप्ट लगता है कि नीचे जब भी क्या होता है, रूट वाली टर्म आती है, इसको जनरली रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करोगे, कैसे करते हो मैंने करके बता दिया। तो ये आप लोगों का क्या था, एग्जांपल नंबर 2 था। एक एक बॉडी को क्या करना है, सोल्व करना है, दोनों से टेंशन की वैल्यू निकाली और वैल्यू पुट कर दी। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भाई, आप लोगों को स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। 2 bodies of weight W1 and W2 placed on a inclined plane and are connected by a light string which coincides with the line of greater slope of the plane. If the coefficient of friction between the 2 bodies and a plane be respectively mu1 and mu2 and mu1 greater than tan alpha greater than mu2, prove that if they both on the point of sleeping tan alpha is equal to this। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम के बाद आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। डायग्राम देखो, अब ये बोल रहा है कि 2 बॉडीज है मेरे पास W1 एंड W2। ठीक है, तो इस तरह से एक स्लोप के ऊपर रखी जाती है। आप लोग देखो, स्टेटमेंट दे रखी है 2 bodies W1 एंड W2 आर प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, इसका जो एंगल है वो मैंने कितना मान लिया, अल्फा। क्यों मानना भाई, आप लोग लास्ट में देखोगे tan अल्फा लिखा हुआ है, तो अपने को अल्फा चाहिए, थीटा भी मान सकते हो, बट क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा है, tan अल्फा निकालना है, तो उसके लिए अल्फा मानना पड़ेगा। अब बोल दिया 2 बॉडीज है। ठीक है, क्या है, 2 बॉडीज। ये मेरे पास पहली बॉडी है, ये मेरे पास दूसरी। मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ यार डायग्राम, क्योंकि कंपोनेंट भी करने होंगे ना, तो वो ऊपर आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे फिर। ये मेरे पास क्या है, अल्फा। 2 बॉडीज हैं, पहली बॉडी और ये एक दूसरी बॉडी। राइट, अब बोल क्या रखा है, आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग विच कोइंसिडेंट्स विद द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ द प्लेन। इन दोनों को भाई एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, और स्ट्रिंग कैसी है, लाइट। लाइट का मतलब फ्रिक्शन नहीं होता, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब पहली बात तो स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, टेंशन होगी, वो मैं पहले ही लिख देता हूँ, ये होगी टेंशन। राइट, अब मैंने ये टेंशन 2 क्यों बनाई है, जब ये चलेंगे तो रस्सी के अंदर जो खिंचावट आएगी, इस बॉडी के कारण T1 आएगी, इस बॉडी के कारण T1 आएगी। स्ट्रिंग सेम है तो खिंचावट सेम होगी, यानी कि टेंशन क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद बोल दिया जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो mu1 और mu2 है। ठीक है, अब देखो, ये बॉडी जस्ट फिसलने ही वाली है। फिसलने ही वाली का मतलब क्या है, जस्ट चलने ही वाली है। तो जो कोफिशिएंट लगेगा, वो कोफिशिएंट कहाँ लगेगा भाई, वो कोफिशिएंट ऊपर लगेगा, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो ऊपर लगेगा। mu1 r1, जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है वो मैंने r1 मान ली, जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन है वो मैंने r2 मान ली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन है मैंने क्या मान ली, r2। ये नीचे की तरफ आएगी तो इसकी फ्रिक्शन वहां लगेगा, और इसका जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, mu2 r2। ठीक है, अब जो बॉडी का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो डाउनवर्ड के लिए मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं। इस बॉडी का जो वेट है वो मैंने मान लिया क्या है, W1, और इस बॉडी का जो वेट है वो मैंने मान लिया W2। ठीक है, अब करने होंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं भाई, कंपोनेंट के लिए आप लोगों को पता होगा, ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा,
और इसके भी कंपोनेंट करेंगे तो ये अल्फा है तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब कंपोनेंट करेंगे तो W2 का इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस वाला, कोस अल्फा। इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, W2 साइन अल्फा। सेम टू सेम यही है, W1 का इस साइड आएगा कोस अल्फा, और जो इस साइड मेरे पास कंपोनेंट आएगा W1 साइन अल्फा। एक सेकेंड रुको, एक्चुअली कंपोनेंट बनते कैसे हैं, 90 एंगल से बनाते हैं, तो 90 के साथ बनाएंगे तो इस साइड बनेगा ना। ठीक है, ये 90 हो गया, तो इस साइड जो सा कंपोनेंट आएगा वो आएगा W1 साइन अल्फा, W1 साइन अल्फा, ये इस साइड होगा। ठीक है, डायग्राम बना लो एक बारी आप लोग। अब क्या करो, वही प्रोसेस है, दोनों में टेंशन सेम लग रही है, टेंशन की वैल्यू निकालो दोनों में से और उसको पुट कर दो, एक एक बॉडी को सोल्व करना है। अब मैं अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने जस्ट आप लोगों को बताया है कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो ये वाला डायग्राम है ब्लॉक ए वाला, ठीक है, या ब्लॉक बी मान लो, और एक ही हो गया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग बना लेना पेपर के अंदर। इसको मैं ए ब्लॉक मान रहा हूँ, इसको मैं बी ब्लॉक मान रहा हूँ। ए ब्लॉक वाले के कंपोनेंट क्या करो, रिजोल्व करो। कंपोनेंट रिजोल्व करोगे तो इस साइड कौन सी फोर्स लग रही है, μ1 R1, ये लिख देते हैं μ1 R1, राइट। अब इस साइड कौन सी फोर्स लग रही है, W1 साइन अल्फा और T लग रही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, W1 साइन अल्फा प्लस T, ये मेरी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब वर्टिकल में चेक करोगे तो R1 किसके बराबर होगा, W1 कोस अल्फा। ठीक है, W1 लिख लेना भाई। ठीक है, W1 कोस अल्फा, ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। सेम टू सेम प्रोसेस है हर क्वेश्चन में, R1 की वैल्यू फर्स्ट में रखनी है, तो R1 की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे तो W1 कोस अल्फा इज इक्वल टू W1 साइन अल्फा प्लस टी। टी को इस साइड ले आओ या W को, तो मैं क्या करने वाला हूँ, T इज इक्वल टू, इस टर्म को इस साइड लेके आ रहा हूँ, μ1 W1 कोस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी क्या करने वाला हूँ, एक सेकंड रुको यार, ये t है, t की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को इस साइड लेके आ रहा हूँ, μ1 W1 कोस अल्फा माइनस W1 साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। तो दोनों में से W1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, W1 कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या बच गया, μ1 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई टी की, इक्वेशन नाम दे दो थर्ड। ये मैंने किसको सोल्व किया है, ब्लॉक ए को सोल्व किया है, आप लोग याद रख सको यहाँ पर लिख दो ब्लॉक ए। ठीक है, अब मैं जनरली क्या करने वाला हूँ, ब्लॉक बी को सोल्व करने वाला हूँ। ब्लॉक बी क्या है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब वर्टिकल को सोल्व करेंगे तो इस साइड कौन सी कितनी फोर्स लग रही है, दो, तो दोनों ऐड होगी। सेम डायरेक्शन में फोर्सेस क्या होती है, ऐड, तो टी प्लस μ2 R2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, W2 साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5 क्या होगी, वर्टिकल कंपोनेंट, इनको बैलेंस करो तो R2 किसके बराबर आएगा, R2 इज इक्वल टू W2 कोस अल्फा। R2 की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 फ्रॉम फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ वी हैव, पुट करो, T इज इक्वल टू μ2, R2 की वैल्यू क्या है, W2 कोस अल्फा इज इक्वल टू W2 साइन अल्फा। अब क्या करो, क्या लिख, ये प्लस साइन है भाई, T प्लस μ2, R2 की वैल्यू रखी आ गया, इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से जो मेरे पास T है उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों में से W2 कॉमन निकाल लिया तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस μ2 कोस अल्फा, ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर 6। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखो दोनों में T है तो अपने पास टी टी इक्वल है, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, जैसे पहले किया था। अब इनको इक्वेट करो, इक्वेट करोगे तो यहाँ से आप लोगों के पास आ जाएगी W1 μ1 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, किसके बराबर होगी भाई, इसके, W2 साइन अल्फा माइनस μ2 कोस अल्फा।
ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। कहाँ से? कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयरिंग बोल दो या इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स्थ, ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, अब क्या करो? W1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, W1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे पास आ गया। जगह चाहिएगी, ये मैं रफ कर दूं क्या भाई? स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका। जस्ट क्या किया एक बार सुन लो। ब्लॉक ए की थी, हॉरिजेंटल जो फोर्सेस लग रही थी उनको बैलेंस कर दिया, वर्टिकल जो फोर्सेस लग रही थी उनको बैलेंस कर दिया। सिमिलरली इसके अंदर किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को बैलेंस करके आर की वैल्यू फर्स्ट में रख दी, टी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल बोल दो, ये वर्टिकल। ठीक है, फोर्सेस को बैलेंस किया और अपने पास आंसर आ गया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। W को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास आ जाएगा W1 μ1 कोस अल्फा, ये मेरे पास आ जाएगा W1 साइन अल्फा। राइट, यहाँ से W2 साइन अल्फा माइनस W2 μ2 कोस अल्फा। राइट, अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना है भाई, वो साइड में लिख देते हैं। प्रूफ आप लोगों को ये करना है कि जो मेरे पास tan अल्फा है वो किसके बराबर होता है भाई? वो होता है μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। राइट, ये आप लोगों को क्या करना है? प्रूफ करना है। हाँ, क्या हो गया? एक सेकंड रुको भाई। देखो भाई, ये अपने पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई, दोनों टेंशन को इक्वेट करने के बाद। अब क्या करो? देखो ये लाइन लिखनी है, दोनों साइड कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, कोस अल्फा से डिवाइड कर दो। तो देखो मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ। कोस अल्फा से तो मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है, और कोस अल्फा से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया? W1 μ1 कोस अल्फा माइनस W1 साइन अल्फा। सिमिलरली इस साइड कर दो, कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो और कोस अल्फा से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पर? मतलब बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख दी मैंने। ये लाइन आपको लिखनी होगी भाई पेपर में, ऐसे करके मत चले आना जैसे मैंने किया है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस अल्फा वी है, उसके बाद आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जो मैंने ये लाइन बोल दी है वो यहाँ पर लिखनी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस अल्फा वी है। ठीक है, अब देखो कोस अल्फा से डिवाइड करोगे तो एक बार कोस अल्फा तो अपने पास ये चलेगा ही चलेगा। अंदर देखो क्या बच गया, इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस अल्फा है दोनों के साइड, इस साइड भी कोस अल्फा, इस साइड भी कोस अल्फा। ठीक है, अब कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बच गया W1 μ1 माइनस W1 साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, ये मेरे पास क्या हो गया? tan अल्फा। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो इसको भी मैं दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ, कोस अल्फा इसके नीचे भी है, कोस अल्फा इसके नीचे भी है। ठीक है, तो बाहर है मेरे पास कोस अल्फा और यहाँ पर क्या बच गया भाई मेरे पास? W2 tan अल्फा माइनस W2 μ2 कोस अल्फा से कोस अल्फा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जब मैं इस कोस अल्फा को यहाँ लेके आऊंगा इसके नीचे तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करो, tan वाली टर्म को एक साइड कर लो और म्यू वाली टर्म को एक साइड कर लो। तो जो ये म्यू वाली टर्म है मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है? W1 μ1। ठीक है, W1 μ1 प्लस W2 μ2, इस टर्म को इस साइड लेके आया इजिकल टू, यहाँ पर क्या है? W2 tan अल्फा, इस टर्म को उस साइड ले गया प्लस का W1 tan अल्फा। अब इसमें से कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, tan अल्फा कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बच गया? W1 प्लस W2 लिखो या W2 प्लस W1, बात एक ही है। इस साइड क्या बच गया? W1 μ1 प्लस W2 μ2। यहाँ से मेरे पास अगर मैं tan अल्फा की वैल्यू निकालता हूँ तो tan अल्फा को इस साइड छोड़ दिया और ये इसको नीचे ले आया, μ1 W1 प्लस W2 μ2 अपॉन
W1 प्लस W2। अब नीचे देख लो भाई, आप लोगों को जो टेन अल्फा है यही प्रूफ करना था, ठीक है। टेन अल्फा क्या आ गया, म्यू1 W1, म्यू1 W1, W2 म्यू2 आगे पीछे लिख देना, कोई चक्कर नहीं इसका, ठीक है। म्यू2 W2 लिख दो या W2 म्यू2 लिख दो, बात एक ही है, अपॉन W1 प्लस W2। ये मेरे पास क्या आ गई, टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये आप लोगों का क्या था, एग्जाम्पल था। ये सेम टू सेम जो आपने सेकंड एग्जाम्पल किया है ना, उस जैसा ही था, ये मैंने पहले करवा दिया। जर्नली किया क्या है, टेंशन की वैल्यू निकाली, इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई, अब 3 एग्जाम्पल इसमें कर लिए, 3 एग्जाम्पल नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्रिएटिव स्टडी है कि, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना।